नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23. Dealings with prostitutes. One heading was what interference with the marital relations, and now dealing with the prostitutes. If someone is dealing with the prostitutes को हिंदी में बोलते हैं वेश्या, ठीक, उनसे अगर डीलिंग करते हैं आप, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स वर हेल्ड टू बी इमोरल। केस का नाम छोगालाल वर्सेस प्यारी। क्या है ये क्या है बताओ? ये है प्यारी। छोगालाल वर्सेस प्यारी का केस है। क्या केस है, समझिए इस बात को। लैंडलॉर्ड letting his house knowing that the same was to be used for the purpose of running a brothel। समझे? एक लैंडलॉर्ड है, इनके पास जमीन है, जगह है किराए पर देने के लिए, और ये जानते हैं कि जो किराएदार है फॉर व्हाट पर्पज दिस प्रीमाइस विल बी यूज्ड, ये यूज होगा वेश्यावृत्ति के अड्डे के रूप में। यहां पर होगा एक गैर कानूनी काम, और ये जानते हुए भी आपने उसको अपना जगह दी, आपने अपनी जगह किराए पे दी, और जब किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया तो आप गए कोर्ट में कि मेरा किराया दिलाया जाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा आपसे कि यू वर नोइंग द सेम, आपको पता था ये इस बात का, क्या पता था कि दिस विल बी यूज्ड फॉर रनिंग ए ब्रोथल, इसके बावजूद भी यू लेट योर हाउस, देयरफॉर यू कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ द सेम, योर एग्रीमेंट इज वॉइड, योर एग्रीमेंट इज वॉइड। राइट, बढ़े आगे। तो ये हुआ प्रोस्टिट्यूट को किराए पे मकान देने का नतीजा। और ये है केस आपका सामने, राजेंद्र नाथ दास वर्सेस अब्दुल हकीम खान। क्या कहते हैं ये? एडवांसिंग लोन टू ए पर्सन फॉर गोइंग टू ब्रोथल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन इज अनलॉफुल एंड द लोन दस गिवन कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये एक कदम पे आगे चले गए। किसने लोन चाहिए? भाई साहब लोन चाहिए। क्यों चाहिए लोन? नहीं, कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है? बस ऐसे नाच गाना देख करके आना है। ये कहो कि कोठे पर जाना है, ब्रोथल्स पे जाना है फॉर प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के लिए जाना है। तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो लोन दो और अपना सूद लो, ठीक है, भरो। अब इस तरीके से आपने ले लिया महाजन से लोन फॉर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? You want to avail the services of this prostitution, brothels of the prostitution. The question is this, whether such kind of loan can be recovered or not. Again you see, this is the objective of the agreement. What is the objective? That one person want to visit brothels, that was considered to be immoral, and because the objective was immoral, objective is immoral, therefore it is considered to be unlawful, and if it is unlawful then the agreement is void agreement हो गया। void agreement का मतलब ये है कि now it cannot be enforced in the court of law, ये कोर्ट में जाके enforce नहीं करा सकते हैं आप। तो it was held in this case, you cannot recover that loan, आप उस लोन को रिकवर नहीं कर सकते हो। हाँ है ना? कम ऑन। अगला केस जौहली बख्श। क्या कहते हैं ये? एडवांसिंग लोन टू ए प्रोस्टिट्यूट टू इनेबल हर टू कैरी ऑन हर ट्रेड। ये नेक्स्ट लेवल की बात चली गई। वहां पर अंशुल गुप्ता का बहुत इनोसेंट क्वेरी आई है कि सर ब्रोथल मीन्स समझा दीजिए। ब्रोथल मीन्स नहीं पता अंशुल आपको? चलिए मैं समझाता हूँ। ये एक बहुत अच्छी जगह नहीं है, समाज में इसको गंदी जगह ही माना जाता है और है भी गलत जगह।
ये वो जगह जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है। हर शहर में या बड़े बड़े शहरों में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं रेड लाइट एरिया, जहाँ पर काम ही ये होता है, वहाँ पर लेडीज़ वगैरह अपनी सेक्सुअल सर्विसेज देती हैं। कोठा, हिंदी में एक वर्ड है कोठा, वहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, पेमेंट करते हैं और ऐसे उसमें लिप्त होते हैं। ये एक इमोरल एक्टिविटी है। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगी ब्रोथल का मतलब, ठीक है, ऐसी जगह के लिए। तो जानते हो कि क्या काम होगा, तब भी तुम लोन दे रहे हो, यू कैन नॉट रिकवर। तुम जानते हो ये लोन क्यों ले रहा है, कि वहां ब्रोथल पे जाना चाहता है, तो तुम्हारा लोन रिकवर नहीं होगा। देखो, तो पहले टीनेंट मुआवजा थे, उनको आप रेंट रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। जो व्यक्ति ब्रोथल जाना चाहता था उसके लिए लोन लिया, आप वो लोन रिकवर नहीं कर पाए। अब यहां पर आ गई हैं कौन, प्रोस्टिट्यूट आ गई, ठीक है। जनाब से क्या मांग रही है, लोन चाहिए इनको। प्रोस्टिट्यूट को क्या चाहिए, लोन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उनका जो कारोबार है, उनका जो अपना प्रोफेशन है, उसको अच्छे तरीके से कर पाए। तो लोन फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, टू इनेबल हर टू कैरी ऑन हर ट्रेड, अपना ट्रेड चला पाए। लोन देना प्रोस्टिट्यूट को, सो दैट वो वेश्यावृत्ति कर पाए। This was again considered to be that the objective here is immoral। तो immoral objective है, इसलिए unlawful है, इसलिए void है। तो इस सीरीज को मत भूलिएगा, मैं अलग से लिखता हूं उसमें, देखिए यहां पर लिखता हूं आपके लिए मैं, ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन। इमोरल इसलिए होगा, इट बिकम अनलॉफुल एंड देयरफॉर एग्रीमेंट इज void। It means it cannot be enforced in court, ठीक है, ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज बार बार बोलता हूं मैं, अगर ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन कैसा है, इमोरल है, वो अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि वो इमोरल है। अनलॉफुल का कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और वॉइड का कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, उस एग्रीमेंट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हुआ, ये जो आप लोगों ने देखा अभी, यहाँ पर क्या था, लोन किसको दिया गया, प्रोस्टिट्यूट को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि वो अपने ट्रेड कर पाए। तो इससे क्या हुआ, ये हुआ इमोरल। पर्पज क्या हो गया, पर्पज हेयर इज इमोरल, देयरफॉर दिस पर्पज को हम इमोरल की क्या कहेंगे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ। तो ये चेन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ये आई बिलीव समझ में आया होगा आपको। ये नेक्स्ट पढ़ लीजिए, आलिया बख्श। आलिया भट्ट नहीं है ये, आलिया क्या बख्श, वैसे छुनिया पहले नाम ऐसे होते थे। lending to prostitute ornaments to attract male customers। यहां पर क्या है, अगेन यहां पर प्रोस्टिट्यूट को क्या दिए गए, ऑर्नामेंट्स दिए गए, कि जा ये किराए पर ले जा, गहने गहने किराए पर ले जा, मेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर, बाद में हमारा किराया दे देना। प्रोस्टिट्यूट ने किराया भी नहीं दिया और ना ही वो गहने दिए। क्या हुआ, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने कहा योर ऑब्जेक्टिव वॉज इमोरल, आपके एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो इमोरल था, इसलिए वो अनलॉफुल हुआ, इसलिए आपका एग्रीमेंट वॉइड हुआ,
और इसलिए इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके ऑर्नामेंट्स रिकवर नहीं कराएगी कोर्ट। तो दिस इज रिगार्डिंग द ऑर्नामेंट। तो इफ़ यू आर एडवांसिंग लोन फॉर द ब्रोथल पर्पजेज, फॉर विजिटिंग ब्रोथल पर्पजेज, ornaments to prostitute, loan to prostitute, everything comes in the category of immoral, hence unlawful, hence void. प्लीज़ लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं। तो ये पूरा एक हेड था। एक हेड हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस विद द मैरिटल रिलेशनशिप, जहाँ पर लोन दिया गया था ताकि वो अपने पति से डिवोर्स ले सके और मुझसे शादी कर सके, वो भी इमोरल माना गया था। यहाँ पर 3-4 इलस्ट्रेशन आपको मिले प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड, उनको लोन देना, उनको ऑर्नामेंट्स देना, उनको किराए पर जगह देना, इन सभी को इमोरल माना गया है कोर्ट्स ने एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को आपका जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स में, वहाँ पर पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ दिस एग्रीमेंट, वेदर दिस इज लीगल एग्रीमेंट, इलीगल, अनलॉफुल, वट एवर। तो आपको एज पर इलस्ट्रेशन टिक करना पड़ेगा अच्छे से पढ़ के समझ करके। अब कर लेंगे आपको, हाँ या ना बताइए। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्टोरी पर। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। अब मैं सिचुएशन देता हूं। एक व्यक्ति है और वो अपने साथ, देखिए आई बैक सॉरी कि आई विल हैव टू यूज़ फ्यू वर्ड्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वो समझ में वैसे ही आएगा। इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्रेस बोलते हैं, और हिंदी में एक शब्द है रखेल। किसी लेडी को अपने साथ में रखना, बिना विवाह के रखना, और एक मतलब इलिसिट रिलेशनशिप में रहना, अवैध संबंधों में अपने साथ में किसी लेडी को रखना जिससे आप शादी भी नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी भी नहीं है, लेकिन रहती पत्नी की तरह से है। ठीक है। अब एक लेडी आपके साथ में रही, उस रिश्ते में रही, और उसके बाद में आपने 10 साल बाद आपने कहा क्योंकि तुमने मुझे ऐसी सर्विसेज दी हैं तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देता हूं, मकान गिफ्ट देता हूं, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। इसे कहते हैं पास्ट कोहैबिटेशन। किसी के साथ आप भूतकाल में रहे हो उस रिश्ते में, तो ये हुआ पास्ट कोहैबिटेशन। एक व्यक्ति है वो आज ही कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें इतने रुपए हर महीने ऐसे दिया करूंगा, तो ये हुआ फ्यूचर कोहैबिटेशन। तो एक कैटेगरी केस लॉस की यहां से है कि पास्ट कोहैबिटेशन या फ्यूचर कोहैबिटेशन, इसमें लॉ किस बात को इमोरल मानता है और कहां कहां एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जा सकता है, कहां कहां एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रही है यहाँ पर केस लॉस में। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रियल पिक्चर समझा पाऊँ। तो कोहैबिटेशन समझे। कोहैबिटेशन का मतलब होता है कोहैबिटेशन का मतलब होता है सहवास, कि आप साथ में रहें किसी के। और इलीगल कोहैबिटेशन का मतलब हो गया कि विच इज़ नॉट लीगली परमिसिबल, लीगली उसकी परमिशन नहीं है लेकिन आप वैसा रहते हैं। दैट इज नॉट द लीगली रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ को लिविंग, वो विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त साथ में रहने का तरीका नहीं है, लेकिन आप साथ में रहते हैं। साथ में रहने को बोलेंगे कोहैबिटेशन। और इलीगल कोहैबिटेशन हुआ कि आप अवैध तरीके से रह रहे हैं। दिस इज नॉट द लीगली रिकॉग्नाइज्ड कोहैबिटेशन। तो कोहैबिटेशन में भी पास्ट कोहैबिटेशन, यानी कि आप भूतकाल में रहे हो। और एक है फ्यूचर कोहैबिटेशन, यू आर प्रोमिसिंग टू लिव इन फ्यूचर लाइक दिस। तो पास्ट कोहैबिटेशन और फ्यूचर कोहैबिटेशन, इनको हम लोगों ने पढ़ना है सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल इन दैट रिगार्ड। प्रोस्टिट्यूट से केस में देयर वाज नो कंफ्यूजन। इंटरफेरेंस विद द मैरिटल रिलेशनशिप्स, देयर वाज नो कंफ्यूजन। Now we are coming to the third category of immoral agreements, which is related to the past or future illegal cohabitation. तो cohabitation, past cohabitation, future cohabitation, मीनिंग समझ में आया आपको? बड़े क्या कहता है लॉ?
if the object or consideration for an agreement is future illicit cohabitation, future illicit cohabitation between a man and a woman, the agreement is always unlawful. The agreement is always unlawful. एक पुरुष या एक स्त्री अगर ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, दे विल कोहैबिट, वो एक साथ रहेंगे और इलिसिट तरीके से रहेंगे। इलिसिट कोहैबिटेशन का एग्रीमेंट, इट इज ऑलवेज इमोरल, इट इज ऑलवेज अनलॉफुल, देयरफॉर एग्रीमेंट विल बी वॉइड। पी फॉर प्लिम्स लगाइए, यहां से प्लिम्स में क्वेश्चन आएगा। कम ऑन, हरी अप। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं ममता मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? योर नेम इज ममता, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? नंबर 2, डू यू थिंक योर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स योर नेम? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके नाम के अनुरूप है? ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। जनरली हम लोग तैयारी करके आते हैं लॉ की, और वो पूछते हैं आपके नाम से। जैसे जानवी है, अब बताओ जानवी का मीनिंग। कुमुद, नाम बताओ। दीपक का मीनिंग बताओ। फिर दीपक से पूछेंगे कि क्या तुम अपने जीवन में इस नाम को सार्थक करते हो? आपके आंसर से, किस तरीके से आप आंसर्स देते हो, सौरभ बोस, कुछ भी जो भी नाम आप लोगों का, तो आपके आंसर से आपकी पर्सनैलिटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हो। जिस चीज़ को आप जानते हो, जो आपका नाम है बचपन से, उससे सरल क्वेश्चन क्या होगा? तो हमने आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, तो उसका जवाब ये स्टूडेंट कैसे देता है? जुडिशरी के इंटरव्यू का ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। यहाँ से शुरुआत यहीं से होती है अधिकतर। स्प्रेडिंग लाइट्स ऑल ओवर, दीपक ने जैसे कहा, तो दीपक से पूछूं अगर मैं, दीपक डू यू थिंक यू ट्राई टू बी एज योर नेम सजेस्ट? क्या आप अपने नाम को रिलेट कर पाते हैं अपनी पर्सनैलिटी से? इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हमारा ऑफलाइन का जो बैच है वहाँ पर ये एक कंपलसरी फीचर बन चुका है। अभी है एक जो नए स्टूडेंट भी हैं, डे 1 से एक इंटरव्यू सबके सामने किसी भी स्टूडेंट को बुला लेते हैं और एक इंटरव्यू उसका होता है, फिर सब लोग देखते हैं। तो आप लोग जो हैं इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कम से भी यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जहाँ जिन जिन शहरों में रह रहे हैं वहाँ का भी थोड़ा ध्यान रखना, माता पिता के नाम का मीनिंग आना चाहिए आप लोगों को। तो ये मेरी टिप फॉर द इंटरव्यू है आपके लिए, टिप फॉर द इंटरव्यू फॉर द डे। आज के लिए आपके लिए इंटरव्यू की पहली टिप। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? इलीगल फ्यूचर कोहैबिटेशन। In such a case, it does not make any difference whether an illegal cohabitation would amount to offense of adultery or not. अब यहां से आपका कंफ्यूजन शुरू होगा। If you read your textbook, क्योंकि because these are the old cases. Adultery का मतलब समझते हैं आप? Adultery का मतलब यह है कि अगर कोई मैरिड वुमन है, यानी कि देखिए ऐसे एक हुए हस्बैंड एंड वाइफ। अब इस वाइफ के साथ कोई अन्य व्यक्ति, मैन, इलिसिट रिलेशनशिप रखता है विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, उसको बोलते थे हम ऑफेंस ऑफ एडल्टरी। ठीक है, ये एक ऑफेंस था। यदि कोई पुरुष किसी विवाहिता स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता था उसकी पति की इच्छा के बिना, तो वो एक अपराध था जो कि अब अपराध नहीं माना जाता। तो ये केसेस तब के डिस्कशंस हैं जबकि एडल्ट्री इंडिया में एक ऑफेंस था। तो स्टूडेंट जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एडल्ट्री तो आज ऑफेंस है नहीं, तो व्हाट वुड बी द लीगल पोजीशन टुडे?
और यहाँ ये जो केसेस हैं एडल्ट्री वाले हैं, तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस रह गई। इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, एंड आई विल ट्राई टू टेक ऑल ऑफ यू आउट ऑफ द कन्फ्यूजन। यहाँ पर क्या है, जब हम फ्यूचर कोहैबिटेशन की बात कर रहे हैं, लॉ को इन केसेस में ऐसे डिस्कशन किया गया है कि फ्यूचर कोहैबिटेशन अलग से डिस्कस किया, पास्ट कोहैबिटेशन अलग डिस्कशन किया। उस तरीके से उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पर इमोरल माना जाएगा, कहाँ कहाँ पर उसको अनलॉफुल डिसाइड किया गया। तो केसेस में ये डिसाइड किया गया, जब हम फ्यूचर कोहैबिटेशन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो वेदर इट इज एडल्ट्री और नॉट, ये एडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। वेदर इट अमाउंट्स टू एडल्ट्री और नॉट, इट इज व्हाट, इट इज immoral, hence unlawful. It does not make any difference. It does not make any difference whether illegal cohabitation would amount to or not. Adultery होगा या नहीं होगा, it means in case of all future cohabitations, it will always be immoral, it will always be unlawful. Please let me know आपके पास समझ में आई या नहीं आई। Come on, hurry up. This is what doesn't matter. A promise to pay to a woman for future cohabitation, court is bound to regard as immoral or opposed to public policy. If someone says, I will pay you rupees 5,000, 1,000, whatever per month, whatever is this, if you live with me in such a relationship, this agreement is void. सपोज करो वो वुमेन साथ में रहना शुरू कर देती है, एंड नाउ शी गोज टू द कोर्ट टू रिकवर द अमाउंट, और वो कहती है मेरा पैसा दिलाओ उस आदमी से, इसने मुझसे कहा था कि मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा तुझे, इसने एक पैसा नहीं दिया। कोर्ट कहेगी मैडम दिस योर एग्रीमेंट इज वॉइड, आपका एग्रीमेंट वॉइड है। जनाब मैं समझी नहीं, वॉइड वर्ड क्या हुआ है, वॉइड वर्ड क्या हुआ है, वॉइड वर्ड ये हुआ है कि इस एग्रीमेंट में हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोर्ट कैन नॉट हेल्प यू, कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स दिस एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब ये होता है। तो वॉइड कैसे हो गया, वॉइड इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल है। आपके जो एग्रीमेंट है मैडम, उसका जो उद्देश्य है वो अनलॉफुल है, अवैध है। वो कैसे हो गया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इमोरल था, क्योंकि आपने फ्यूचर कोहैबिटेशन के लिए एग्री किया था, वो एक इमोरल एक्ट है, इसलिए ये सब हुआ। ठीक है जनाब, आई इसमें बात, हाँ है ना, कम ऑन। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।